एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। मतलब आर्क वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, और इसमें जो आपका सम्मिलित है आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स भी इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आप लोगों को तकरीबन 10 से 12 इसमें हम आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट बताने वाले, जैसे पावर सोर्स हो गया, वेल्डिंग केबल हो गया, केबल कनेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, अर्थ क्लैंप हो गया, उसके बाद टोंग्स हो गया, उसके बाद आपका चिपिंग हैमर हो गया, वायर ब्रश हो गया। इस सारा चीज़ के बारे में बताने वाला है और एकदम फैक्चुअल चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये क्या है, मेरा एक है आर्क वेल्डिंग का पावर सोर्स है, एसी आर्क वेल्डिंग का ये मेरा क्या है, पावर सोर्स है। सबसे पहले अपने पास क्या है, दो प्रकार का पावर सोर्स होता है, या तो एसी हो सकता है, या तो एसी से आर्क बनाते हैं, या तो डीसी से आर्क बनाते हैं। अगर एसी से आर्क बनाते हैं तो एसी पावर सोर्स का यूज़ करेंगे, और डीसी से आर्क बनाएंगे तो डीसी पावर सोर्स का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि एसी आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा एक आपको वेल्डिंग दिख रहा है, ठीक ना, एक वेल्डिंग मशीन दिख रहा है, इसके अंदर सिंपल सा क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप डाउन होता है। चलिए उस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये है मेरा क्या, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। वैसे आप लोग को पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या होता है। ये मेरा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के तरफ से लो करंट वाला लो करंट देते हैं, और वोल्टेज क्या रहता है मेरा, वोल्टेज हाई रहता है, और करंट क्या रहता है आपका, लो रहता है। लेकिन इसका आउटपुट निकलता है तो कैसा निकलता है, वोल्टेज मेरा क्या होता है, घट जाता है, और करंट मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में हमको क्या चाहिए, हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए, और ये किसका काम होता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग मशीन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, खास के एसी आर्क वेल्डिंग कहेगा तब। एसी आर्क वेल्डिंग मशीन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, इसमें एक चीज़ देखिए, इसका ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक, और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या रहता है मेरा, ज़्यादा रहता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज मेरा क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोग कनेक्शन देते हैं तो करंट कम रहता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में जब हमको आउटपुट मिलता है तो करंट क्या रहता है, तो ज़्यादा रहता है। बस इतना ही फंडा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा और एडवांस जानना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं इसके बारे में बता दूँ आप लोग को। देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ दिख जाएगा, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो ये तार का फेरा है, नंबर ऑफ टर्न्स ये ज़्यादा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप लोग देख के भी पहचान सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर फेरा की संख्या ज़्यादा होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरा की संख्या कम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या आपका ज़्यादा फेरा की संख्या है तो ये कैसा तार रहेगा, ये वाइंडिंग वायर है, कैसा रहेगा आपका, पतला रहेगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका क्या है, फेरों की संख्या कम है तो ये मोटा वाइंडिंग तार रहेगा। ठीक है, बस ये हो गया आपका क्या, ट्रांसफार्मर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए अपने पास अभी जस्ट क्या है, हम क्या, दो प्रकार का क्या होता है, पावर सोर्स होता है, या तो एसी ले सकते हैं या तो डीसी ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं और डीसी ले सकते हैं। तो एसी में सिर्फ एक ही आता है, वो कौन होता है आपका, ट्रांसफार्मर सेट। ये जो आप देखे हैं ये, इसको आप ट्रांसफार्मर सेट भी बोल सकते हैं। एसी आर्क वेल्डिंग मशीन में सिर्फ ट्रांसफार्मर सेट ही आता है, जो ये आपका ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन बता दिए। और इधर क्या देखेंगे, डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सा यूज करेंगे, तो आपका कौन कौन हो जाएगा, एमजी सेट हो जाएगा, मोटर जनरेटर सेट हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट हो जाएगा। ठीक, ये बेसिकली तीन जो होता है वो किसके लिए होता है, डीसी के लिए होता है। और एसी के लिए क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, कौन, ट्रांसफार्मर सेट। ठीक, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और देखते हैं ये कैसे क्या है। देखिए एक साइड मेरा क्या है, ये तो मेरा मोटर हो गया, ये क्या है, मेरा मोटर है, और ये मेरा क्या है, जनरेटर है। देखिए एमजी सेट कहे थे, मोटर जनरेटर सेट, ये वही है, एक तरफ मोटर है और एक तरफ जनरेटर है। देखिए एमजी जनरेटर सेट का जो आउटपुट होता है वो मेरा क्या होता है, तो डीसी होता है। मतलब जब देखिए ये मेरा मोटर है और ये बीच में ये जुड़ा हुआ है मोटर का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट। देखिए यहाँ पे मोटर का शाफ्ट और इधर से जनरेटर का
शाफ्ट, दोनों को शाफ्ट को कपलर की सहायता से जोड़ दिए हैं। ये जो आप लोग बीच में देख रहे हैं, ये एक छोटा सा उठा हुआ भाग है, ये मेरा क्या है, कपलर है। कपलर के सहायता से मोटर के शाफ्ट को और जनरेटर को शाफ्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, मोटर और जनरेटर को शाफ्ट को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, जब मोटर मेरा घूमना चालू करता है तो मेरा जनरेटर भी घूमने लगता है, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। और जब ये चलने लगता है तो क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है, और इसमें क्या लगा होता है, आपका कम्यूटेटर लगा होता है। जब ये घूमता है तो ये जो मेरा जनरेटर है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनरेटर में कौन सा चीज़ एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है। देखिए जब भी करंट जनरेट होगा तो एसी ही होगा, लेकिन एमजी सेट में क्या होता है, इसके अंदर ही एसी को डीसी में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, जो अभी हम बता रहे हैं वो शायद आप लोग को थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि जितना भी अच्छा टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो सारा के सारा अच्छा डिपार्टमेंट, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बहुत सारा डिपार्टमेंट में पूछा गया है कि जनरेटर का ऐसा कौन सा भाग है जो एसी को डीसी में बदलता है। तो आप लोग को याद रखना है क्या, कम्यूटेटर। इतना ही आपका एमजी सेट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इंजन जनरेटर सेट। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अच्छा कंटेंट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, नहीं तो डिसलाइक जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चले। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट भी किया कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर जहाँ पे कमी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। खैर चलिए, वो आप लोग की बात है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट देखते, देखिए इंजन जनरेटर सेट ये है मेरा। एक तो मेरा इंजन होता है और एक तरफ मेरा जनरेटर होता है। देखिए जैसे पीछे देखे थे मोटर जनरेटर सेट, इस मोटर के जगह पे क्या लगा देंगे, इंजन लगा देंगे, और ये जनरेटर रहेगा ही। तो जैसे ही इसमें हम क्या किए, इंजन लगा दिए, तो मेरा क्या हो गया, इंजन जनरेटर सेट। देखिए इंजन जनरेटर सेट, सबसे पहला बात ये थोड़ा कॉस्टली आता है, क्योंकि इसको अगर देखिए इंजन जनरेटर सेट कॉस्टली आता है क्योंकि हमको इसको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो डीजल या तो पेट्रोल, जो कि महंगा होता है। तो मेरा वेल्डिंग क्या हो जाता है, वेल्डिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको हम लोग वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं हो। देखिए जैसे आपका ये हो गया ट्रांसफार्मर सेट, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बिजली हो। और ये जो था मेरा मोटर जनरेटर सेट, इसको हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल हो। लेकिन इंजन जनरेटर सेट का यूज हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं हो, इसीलिए इंजन जनरेटर सेट का यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका भी फंक्शन सेम वही है। एक ये है मेरा क्या, एक इंजन का शाफ्ट होगा और एक मेरा क्या होगा, जनरेटर का शाफ्ट होगा, और इस दोनों को कपलर की सहायता से जोड़ देंगे। इसमें भी क्या लगा रहेगा, एक कम्यूटेटर लगा रहेगा। कम्यूटेटर क्या करेगा, डीसी करंट हमको प्रोवाइड करेगा। बेसिकली उसका भी बेसिक फंक्शन वही है, लेकिन बस अंतर इतने कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, इंजन यूज कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इंजन जनरेटर सेट। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे बिजली की उपलब्धता नहीं होती है वहाँ पे कौन सी वेल्डिंग सेट का यूज करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है इंजन जनरेटर सेट। ठीक, मोटर जनरेटर सेट और इंजन जनरेटर सेट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 जगह पूछा गया है। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम लोग को बिजली नहीं रहेगा तो वहाँ पे मोटर चलेगा नहीं। ट्रांसफार्मर तो बिजली पे एसी पे ही काम करता है, और वो भी नहीं है। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इंजन जनरेटर सेट। तो इंजन जनरेटर सेट का यूज करके वहाँ पर अपने लोग क्या कर लेंगे, वेल्डिंग कर लेंगे। देखिए मेरा एसी वेल्डिंग जो होता है, देखिए यहाँ पे जो था आपका ट्रांसफार्मर सेट मेरा क्या है, एसी वेल्डिंग है। और इसकी दक्षता कितनी होती है, तो सबसे अधिक दक्षता होती है एसी वेल्डिंग की। दक्षता कितना होता है आपका, 84% होता है। उसके बाद ये सारा क्या है, डीसी वेल्डिंग है, ये भी डीसी वेल्डिंग है, ये भी डीसी वेल्डिंग है। तो डीसी वेल्डिंग की दक्षता आपका कितना होता है, 60 से 65% होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है और डीसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है। तो आपका डीसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता 60 से 65% और एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता 85%। अब देखिए एक चीज़ और होता है जो मैं शायद नहीं ले पाया हूँ स्लाइड में, मैं उसको इधर ही साइड में बता देता हूँ। एक होता है आपका रेक्टिफायर सेट। क्या होता है,
रेक्टिफायर सेट। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, आपको एसी को क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं, डीसी वेल्डिंग सेट में जो जो मशीन यूज करते हैं वो पढ़ रहे हैं। एक क्या होता है आपका, एक रेक्टिफायर का क्या काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक, तो वैसा वेल्डिंग मशीन को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर सेट। मैं एक पेज ले लेता हूँ नया। देखिए ये आपका क्या है, रेक्टिफायर सेट है। इसमें क्या लगा रहेगा, 2 आउटपुट टर्मिनल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, 2 इनपुट टर्मिनल भी रहेगा। ठीक, खैर मान लीजिए ये आपका क्या है, इनपुट टर्मिनल है और यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, आउटपुट ले रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा सेट है, रेक्टिफायर सेट है। रेक्टिफायर सेट जो होता है वो एसी वेल्डिंग भी करता है और डीसी वेल्डिंग भी करता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक क्या लगा होता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। रेक्टिफायर सेट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है और उसी में क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर भी लगा रहता है और एक स्विच लगा रहता है। ठीक है, वो स्विच को आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, वो डीसी करंट प्रोवाइड करेगा और फिर उस स्विच को क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, एसी करंट प्रोवाइड करेगा। मतलब एक ही मशीन से एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग कर सकते हैं, एक ही मशीन से एसी और डीसी वेल्डिंग दोनों कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मशीन है जिससे एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग दोनों वेल्डिंग किया जाता है। तो एक लौता मशीन है कौन सा, आपका रेक्टिफायर सेट, क्योंकि इसमें स्विच लगा रहता है एसी वेल्डिंग करने के लिए और डीसी वेल्डिंग करने के लिए। तो ये हो गया आपका रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, मतलब रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो रेक्टिफायर आपको क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये आपका रेक्टिफायर से हो गया। और रेक्टिफायर सेट से आपका क्या हो गया, रेक्टिफायर सेट से हम लोग क्या करते हैं, एसी आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं और डीसी आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा वेल्डिंग सेट है जिससे एसी और डीसी दोनों आर्क वेल्डिंग किया जाता है। तो उसे हम लोग कौन किससे करते हैं, रेक्टिफायर सेट से। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 3 सामान दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। देखिए फर्स्ट वाला मेरा क्या है, वेल्डिंग केबल। सेकंड वाला क्या है मेरा, अर्थ केबल। और थर्ड वाला मेरा क्या है, अर्थ क्लैंप है। और इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। देखिए बेसिकली ये जो मेरा होता है क्या, अर्थ क्लैंप और वेल्डिंग केबल। देखिए वेल्डिंग केबल और अर्थ क्लैंप दो को होता है, एक किस में जाता है, इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है, दूसरा अर्थ क्लैंप में जाता है। तो देखिए ये मेरा वेल्डिंग केबल है और एक मेरा ग्राउंड केबल है। तो देखिए एक में एक छोटा सा मैं एक थोड़ा सा सेट बना लेता हूँ। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक वेल्डिंग सेट है और ये मेरा क्या है, वर्क पीस है। ठीक है, और यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। देखिए यहाँ तो पावर जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ से वर्क पीस तक पावर ले जाने के लिए एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसको क्या कहेंगे, वेल्डिंग केबल कहेंगे। ठीक, और देखिए ये जो मेरा है एक ये मेरा क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से यहाँ पे ये जो वेल्डिंग केबल है एक इलेक्ट्रोड होल्डर में जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ऐसे वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये मेरा क्या आप लोग को दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड होल्डर दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड होल्डर से वेल्डिंग मशीन तक जो धारा को प्रवाह करवाते हैं, किससे करवाते हैं, वेल्डिंग केबल से। और देखिए वर्क पीस से और वेल्डिंग मशीन के बीच में धारा के प्रवाह के लिए किसका यूज करते हैं, ग्राउंड केबल का। देखिए अब ऐसा तो है नहीं इस केबल को सीधे यहाँ पे ला के रख देंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, अर्थ क्लैंप का। ये अर्थ क्लैंप क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये जो मेरा है पकड़ अच्छे से रहे, टाइट से पकड़ के रहे। देखिए ये मेरा क्या है, ग्राउंड केबल है या अर्थ केबल कहिए। इसको क्या करते हैं, एक टर्मिनल को यहाँ टाइट कर देते हैं और ये छोटा सा होल दिख रहा है, इसको क्या करते हैं, इस होल में इसको रख के नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं, ताकि चाहे मेरा कनेक्शन लूज ना हो, क्योंकि लूज कनेक्शन के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, आर्क ब्लो होने लगेगा, आर्क स्थिर नहीं रहेगा। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। देखिए ये दोनों केबल क्लियर हो गया, वेल्डिंग केबल और अर्थ केबल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड केबल भी कहा जाता है। कभी कभी वेल्डिंग केबल भी यूज करता है और कभी कभी ज़्यादातर आपका क्या यूज कर लेता है, तो
इलेक्ट्रोड केबल भी यूज कर लेता है। देखिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर का बेसिकली देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा वेल्डिंग केबल है इसके अंदर कौन सा वायर रहता है, एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं घूम के आया पीछे कि थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर करके ही चलूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए खैर चलिए चलते हैं। ये मेरा क्या है, वेल्डिंग केबल है। तो वेल्डिंग केबल के अंदर जो है क्या है, कोई ना कोई वायर है। तो उसके अंदर कॉपर का वायर रहता है और इसके ऊपर क्या रहता है, इंसुलेटेड चढ़ा रहता है। ये जो है मेरा इंसुलेटेड है, इसके ऊपर ये मान लीजिए वायर है, तो इसके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, इंसुलेटेड चढ़ा रहता है इस टाइप से इंसुलेटर। ये जो मेरा इंसुलेटर रहता है सुपर फ्लेक्सिबल मटेरियल का इंसुलेटर रहता है, ताकि ये आराम से इसको हम लोग क्या करें, मोड़ करें तो मेरा जो वायर है वो टूटे ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब मुड़ने वाला होना चाहिए। और देखिए ये इसके अंदर किस चीज़ का रहेगा, वो तो कॉपर का रहेगा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे आप लोग इसमें करता क्या है, बेसिकली एक ही इतना मोटा वायर नहीं ले जाता है। ये जो आप वायर देख रहे हैं बीच में, एक वायर इतना मोटा नहीं रहता है, इसमें बहुत पतला 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 क्या रहता है, तो वायर रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में पतर का तार को छीलते होइएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई किए होंगे, तो उसमें बहुत सारा वायर रहता है एकदम पतला पतला। तो इसमें पतला पतला वायर यूज किया जाता है ताकि करंट अच्छे से पहुँचे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसके अंदर में जो वायर रहता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो उसकी संख्या आपको 1000 से लेके 3000 तक होता है। आपको पूछेगा वेल्डिंग केबल के अंदर में तारों की संख्या कितनी होती है, तो पतली पतली तारों की संख्या तो 1000 से 3000 तक होता है। और किसका बना रहता है, तो वो कॉपर रहता है। और अर्थ क्लैंप भी किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। ये है मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर का बेसिकली काम क्या है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ के रखता है, ठीक, इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है। अब इलेक्ट्रोड होल्डर से एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड होल्डर का काम क्या है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है। इसको आप लोग क्या होल्ड करता है या पकड़ता है, यहाँ पे खांचा दिख रहा है स्लॉट, इसको विभिन्न विभिन्न एंगल में आप सेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा बात, इसके अंदर का जो जॉ बना रहता है जिसपे इलेक्ट्रोड पकड़ता है वो किसका बना रहता है, आपका कॉपर का बना रहता है। और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड होल्डर का जॉ या इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना रहता है, कॉपर का, उसके ऊपर क्या रहता है, इंसुलेटेड चढ़ा हुआ रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन जो होता है आपका 750 ग्राम होता है। लेकिन जनरली यूज में जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है वो 600 ग्राम का किया जाता है। आपको ऑप्शन में या तो 750 ग्राम मिलेगा या तो 650 ग्राम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है आपका पास केबल कनेक्टर। देखिए केबल कनेक्टर बेसिकली क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक 10 मीटर का केबल है, 10 मीटर का एक ये केबल है, लेकिन हमको वेल्डिंग करना है क्या 20 मीटर पे। या तो एक ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए केबल मेरा क्या है, टूटा हुआ है और इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो अगर हमको केबल को जोड़ना है तो नॉर्मली ऐसे ही क्या करेंगे, छील के और ऐंठ के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ज्वाइंट लूज हो जाएगा, ठीक। तो ज्वाइंट लूज होने के कारण मेरा वेल्डिंग में दिक्कत आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल कनेक्टर का यूज करते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये केबल कनेक्टर है, इसके अंदर वायर लगा के और क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने की वजह से क्या होता है, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका ज्वाइंट बनता है और ये क्या होता है, आपका ज्वाइंट अच्छा बन जाता है। बेसिकली देखिए मैं एक सिंपल केबल कनेक्टर आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, एक सेकेंड, एक ऐसे है यहाँ पे और एक ऐसे है, ठीक है। अब देखिए आपको केबल के कनेक्ट करना है, केबल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक इस टाइप का आता था पहले बैटरी में लगाने वाला, देखे होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या करते थे, तार रख देते थे, उसके बाद इसको मोड़ देते थे, बहुत अच्छा से कूच कांच देते थे और क्या होता था, ये टाइट हो जाता था। एक तो ये है, या तो ये मेरा एक बोल्ट है, ये मेरा क्या है, एक बोल्ट है, ये क्या बन गया आपका, बोल्ट बन गया। इसमें अच्छे से तार को ऐसे फंसा दिए और इसके अंदर ले जाके नट की सहायता से टाइट कर दिए बहुत अच्छे से। तो क्या हो गया, मेरा ज्वाइंट बहुत अच्छा हो गया। ज्वाइंट अच्छा होने के कारण यहाँ पे स्पार्क नहीं होगा, ठीक। और इससे मेरा वेल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट टाइट होना चाहिए,
सिंपल सी बात है, वेल्डिंग में कहीं भी ज्वाइंट आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज्वाइंट लूज होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वेल्डिंग करने में, आपको आर्क स्टार्ट करने में दिक्कत होगा, स्पेटर्स होगा, आर्क ब्लो होगा, बहुत सारा आप लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए केबल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केबल कनेक्टर का, ताकि मेरा जो ज्वाइंट है वो अच्छे से बने। मतलब ये जो दो तार को हम लोग जोड़ेंगे ना, इसमें क्या हो, लीकेज ना हो, मतलब स्पार्क ना हो बेसिकली, क्योंकि हमको कनेक्शन टाइट चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका वेल्डिंग टेबल। तो वेल्डिंग टेबल का हम लोग यूज क्यों करेंगे, नाम ही है वेल्डिंग टेबल, तो वेल्डिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो मान लीजिए मेरा कोई बहुत छोटा छोटा जॉब है। अब छोटा छोटा जॉब है, मान लीजिए ये मेरा एक जॉब है, अब और ये मेरा क्या है, पावर सोर्स है, मतलब वेल्डिंग मशीन है। तो एक तो मेरा कहाँ जाता है, आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है। एक कनेक्शन कहाँ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में जाएगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं। एगो जाएगा इलेक्ट्रोड होल्डर में, एक जाएगा वर्क पीस में। अगर छोटा छोटा जॉब है, मान लीजिए ये जॉब है मेरा, तो अगर इसको हम बार बार क्या करेंगे, अर्थ करेंगे, तो मेरा क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। बार बार अर्थ करने में क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। और एक और प्रॉब्लम है, जॉब को उल्टाएंगे पुलटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, अर्थ का जो क्या है, ग्राउंड का जो है पोजीशन बार बार हमको बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप लोग देखिए, हम लोग सीधा इस टेबल को ही अर्थ कर दे तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टेबल मेरा क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया है। अब इस पूरा टेबल पे कहीं पे भी जॉब रख के वेल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग टेबल का। इसको यूज करने से हमको समय का भी बचत होता है। समय का बचत इसलिए होता है क्योंकि बार बार हमको जॉब को क्या करना नहीं, अर्थ नहीं करना पड़ता है। खास का जो इसका यूज करते हैं, छोटे जॉब को वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग टेबल का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वेल्डिंग बूथ। देखिए वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमारा पास बेसिकली 3 गो लाइट निकलता है। एक आपका क्या होता है, दृश्य किरण निकलता है या दृश्य लाइट कहिए निकलता है। उसके बाद यूवी निकलता है, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट, और इंफ्रारेड निकलता है। ठीक है, ये तीनों जो किरण होता है बहुत हानिकारक होता है। मान लीजिए दृश्य किरण, वो जो आर्क बनता है, अगर वो कोई देख ले तो उसके आँख में जलन होने लगता है। ठीक, उसको आर्क आई हो जाएगा। उसको ये जो इफेक्ट है आर्क आई का 24 घंटा से 48 घंटा तक उस मनुष्य को रहेगा। जैसे वेल्डिंग करते हैं आप लोग, तो आप तो पूरा प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, हैंड शील्ड यूज कर रहे हैं, अगर ज़रूरत है तो रेस्पिरेशन पैड यूज कर रहे हैं, सारा चीज़ आप यूज कर रहे हैं। आप जब देखते हैं वेल्डिंग करते वक्त वेल्डिंग बीड को, वेल्डिंग करते वक्त आप जब देखते हैं वेल्डिंग बीड को, तो उस टाइम क्या होता है, आप किसका यूज कर रहे होते हैं, हैंड स्क्रीन का यूज कर रहे होते हैं या हेलमेट का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपके आसपास और श्रमिक काम कर रहे हैं वो तो नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, आर्क आई हो जाएगा, मतलब आंख में जलन पैदा हो जाएगी। तो देखिए ये है मेरा वेल्डिंग बूथ। तो वेल्डिंग बूथ से पहला क्वेश्चन, वेल्डिंग बूथ का कलर कैसा होता है, तो आपका काला होता है। काला क्यों होता है, क्योंकि काला जो होता है, काला कोई भी चीज़ अपने अंदर लाइट को सोखता तो है लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट नहीं करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग बूथ का कलर काला रखते हैं। ठीक, वेल्डिंग बूथ का रंग कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। वेल्डिंग बूथ का यूज क्यों किया जाता है, ताकि हमारे आसपास के जो श्रमिक है उसको ये चीज़ ना देख पाए, मतलब आर्क वो नहीं देख पाए। क्योंकि मान लीजिए हम खुले में वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक पोर्टेबल वेल्डिंग बूथ यूज कर लेंगे। मान लीजिए ये मेरा रूम है, तो ये तो मेरा पूरा रूम वेल्डिंग रूम है, तो पूरा बूथ ही है, पूरा दीवार काले से पेंट कर देंगे। लेकिन बाहर में यूज करेंगे तो पोर्टेबल वेल्डिंग बूथ का यूज करेंगे। मान लीजिए मेरा पोर्टेबल वेल्डिंग बूथ ही है, तो बाहर में रख के वेल्डिंग तो हम कर रहे हैं, तो हम तो सेफ्टी यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने वाला या बगल वाला सेफ्टी यूज नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग बूथ का यूज करेंगे। देखिए इसको जो आर्क मेरा जनरेट होता है वेल्डिंग करने टाइम में, वेल्डिंग करने टाइम में जो आर्क जनरेट होता है, अगर इसको कोई 20 मीटर दूर से भी देख रहा है ना, तो उसको क्या होगा, आंख में जलन होगी, आर्क आई हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग बूथ का यूज करते हैं ताकि दूसरा आदमी आर्क को ना देख पाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, एक है आपके पास ये है आपका क्या, चिपिंग हैमर, ये आपके पास क्या है, वायर ब्रश है। तो देखिए बेसिकली इसका काम क्या है, मान लीजिए ये मेरा 2 प्लेट है। ठीक, इन दोनों प्लेट को क्या करना है, वेल्डिंग करना है। चलिए वेल्डिंग कर देते हैं इन दोनों प्लेट का। ठीक, चलिए इसका वेल्डिंग हो गया है, तो वेल्डिंग हो गया तो इसके ऊपर क्या होगा, स्लैग जमेगा।
स्लैग किस वेल्डिंग में जमता है? तो आर्क वेल्डिंग में। मान लीजिए मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग आप कर रहे हैं या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, जो कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग अभी पढ़ाई नहीं है, आगे हम जब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, 7 8 10 रंग का वेल्डिंग है, लगभग सारा वेल्डिंग हम कवर करेंगे, सिर्फ आर्क वेल्डिंग अभी देखें। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की है तो उसमें क्या करते हैं? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? फ्लक्स कोटेड। ये जो फ्लक्स जो पिघलता है, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स पिघलता है तो वेल्डिंग बीड के सबसे ऊपर आके जमा होता है। क्या होता है वेल्डिंग बीड के? अब देखिए, मान लीजिए मेरा क्या है, ओरिजिनल क्या है, बीड है ये। इस बीड के ऊपर से मेरा क्या रहेगा? इस बीड के आपके ऊपर क्या रहेगा? तो स्लैग रहेगा, स्लैग फॉर्मेशन होगा, ये स्लैग रहेगा वेल्डिंग बीड के ऊपर। ये स्लैग कब बनता है? ये स्लैग कब बनता है? जब मेरा फ्लक्स जो पिघलता है और वेल्डिंग बीड के ऊपर जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये जमेगा तो उसको क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो स्लैग को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो चिपिंग हैमर का। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्लैग को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो चिपिंग हैमर का। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या है। अच्छा, चिपिंग हैमर से एक और क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, फिर भी जान लीजिए। ये किसका बना रहता है? तो एमएस का बना रहता है, मतलब माइल्ड स्टील का बना रहता है। ये वायर ब्रश और चिपिंग हैमर दोनों किसका बना रहता है? तो आपका एमएस का बना रहता है, मतलब माइल्ड स्टील का बना रहता है। ये जो आपका वायर ब्रश है, इस वायर ब्रश का क्या यूज है? तो वायर ब्रश का हम लोग क्या यूज करते हैं? वेल्डिंग जॉब को साफ करने के लिए। सीधा सीधी बात है, क्यों साफ करने के लिए सीधा सीधी यूज करते हैं? मान लीजिए वेल्डिंग कर लिए, इसके नोक वाला पोर्शन से इसको ठोक ठोक के क्या किए? स्लैग भी उतार दिए। जब हम लोग स्लैग उतार दिए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ आसपास में क्या रह जाएगी? कचरा गंदगी रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है तो इसको रगड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं हाथ से रगड़ेंगे, इसको रगड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो वायर ब्रश से इसको रगड़ के क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक, देखिए वायर ब्रश से एक चीज पूछा जाता है, सबसे पहला तो ये पूछ सकता है कि किसका बना होता है? तो एमएस का बना होता है। और वायर ब्रश को कब यूज नहीं करना चाहिए? तो आप लोग को गर्म जॉब पे वायर ब्रश का यूज कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर गर्म जॉब पे वायर ब्रश का यूज कीजिएगा तो ये किसका बना है? एमएस का बना है, जिसके चलते आपका इसमें जो एमएस का ये जो लगा हुआ है, जो वायर लगा हुआ है, ये आपका गर्म होने के बाद नरम हो जाएगा और मुड़ जाएगा, फिर आप इसका दोबारा यूज नहीं कर पाइएगा, खराब हो जाएगा बेसिकली। इसलिए वायर ब्रश का यूज ठंडे जॉब पे किया जाता है। चलिए आगे आपका टोंग्स को कभी कभी चिमटा भी कहते हैं। चिमटा, कभी आप लोग लोहार के पास गए होंगे, शायद बहुत आदमी गए भी होंगे, बहुत आदमी नहीं गए होंगे, तो उसको देखे होइएगा। कोई जो ये गरम जॉब मेरा रहता है, ये मेरा गरम जॉब रहता है, तो बेसिकली क्या है यूज? गरम जॉब को पकड़ने के लिए चिमटा, इसको चिमटा भी बोलते हैं, टोंग्स भी बोलते हैं, टोंग्स। तो गरम जॉब को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? टोंग्स का यूज करते हैं। अगर गरम जॉब हाथ से पकड़ लीजिएगा तो हाथ जल जाएगा। ठीक, ये भी किसका बना रहता है? तो आपका एमएस का बना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है? हैंड स्क्रीन है। ये क्या है आपके पास? हैंड स्क्रीन है। हैंड स्क्रीन आप जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, अभी जस्ट पीछा थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे जब वेल्डिंग बूथ के बारे में देखे थे। देखिए आप वेल्डिंग कीजिएगा, ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड है। तो जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा? आर्क बनेगा। आर्क जब बनेगा तो ये आर्क बहुत ज़्यादा चमकता है, और आर्क को देखिएगा, ठीक, तो आपको आर्क आई हो सकता है। इसमें से क्या होता है? जहरीली गैस निकलती रहती है। जब स्लैग पिघलता है तो आपको वो धुआं जो होता है ना, वो भी नहीं अंदर जाना चाहिए, वो भी ठीक नहीं होता है। तो ये आपका क्या है? आपका हैंड स्क्रीन है। और हैंड स्क्रीन जो होता है वो आपको क्या करता है? आँख को और सामने वाले फेस को पूरा को प्रोटेक्ट करता है। हैंड स्क्रीन का क्या काम है? आँख और फेस को प्रोटेक्ट करना। देखिए ये आपके पास जो हैंड स्क्रीन है, आप इसमें क्या देख रहे हैं? एक छोटा सा छेद दिख रहे हैं, जिसमें बेसिकली 3 गो शीशा लगा रहता है। 1 2 और 3, ये 3 लेयर का होता है। देखिए ये दोनों जो बाहर वाला है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये लेयर किसको प्रोटेक्ट करता है? इसको। ठीक, किससे? तो एस्पेटर्स से। एस्पेटर्स से वेल्डिंग करते वक्त में जो छोटा छोटा चिंगारी आप लोग देखते होंगे निकलता है, वो बेसिकली चिंगारी नहीं रहता, वो मेटल का कण उड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? एस्पेटर्स कहते हैं। अगर वो मेटल का कण जाके डायरेक्ट इससे टकराएगा तो ये मेरा जो शीशा है, वेल्डिंग शेड,
इसमें ये जो इसका जो नंबर आता है वो शेड में आता है। ये फिक्स करंट के लिए फिक्स यूज किया जाता है। इसके एक दिन में करंट के लिए मतलब कितना करंट के लिए किस शेड का शीशा का यूज करना चाहिए, मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा। पहले थोड़ा सा इधर देखिए, ये दोनों साइड क्या लगा रहता है, प्रोटेक्टिव ग्लास बोल सकते हैं या प्लेन ग्लास बोल सकते हैं। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, बीच वाले शीशे को। ये क्या होना चाहिए, एक फिक्स नंबर का आता है। जैसे मान लीजिए 50 एम्पियर करंट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 5 से 7 नंबर शेड शीशा का यूज करेंगे। इसी प्रकार से इसका क्या होता है, अलग अलग नंबर आता है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप 100 एम्पियर धारा का यूज कर रहे हैं, तो 100 एम्पियर धारा का यूज कीजिएगा तो 9 से 10 नंबर शेड वाले शीशा का यूज कीजिएगा। ये इसको किससे प्रोटेक्ट करता है, तो स्पेटर से प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगता तो नहीं है, फिर भी मिलते हैं।